नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत के नक्शे को बदलने की मतलब किसी राज्य की सीमा को बदलने की पूरी शक्ति हमारे संविधान के पहले ही कुछ पन्नों में लिखी हुई है? जी हां, आज हम इसी दिलचस्प विषय को समझने वाले हैं। संविधान का पार्ट 1 जो हमारी संसद को देश की सीमाओं को फिर से बनाने का एक असाधारण अधिकार देता है। तो यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर भारत का नक्शा या राज्यों की सीमाएं बिना किसी बड़े और मुश्किल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बदली कैसे जा सकती हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर इसका जवाब हमें संविधान में ही छुपी एक बहुत ही अनोखी शक्ति की ओर ले जाता है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और सीधे चलते हैं संविधान के पार्ट 1 की तरफ। इसका नाम है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और इसमें सिर्फ 4 छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, 1 से लेकर 4 तक, जो इस पूरी शक्ति की कहानी बताते हैं। सोचिए जरा, सिर्फ ये 4 आर्टिकल्स यही देश की भौगोलिक पहचान की नींव रखते हैं और हमारी संसद को इस पर एक तरह का अल्टीमेट कंट्रोल देते हैं। आइए देखते हैं कि ये सब कैसे होता है। तो कहानी की शुरुआत होती है आर्टिकल 1 से। ये आर्टिकल बहुत ही बेसिक लेकिन सबसे जरूरी सवाल का जवाब देता है। आखिर भारत है क्या? ये हमारे देश का ऑफिशियल नाम और उसका असल कैरेक्टर तय करता है। संविधान की पहली ही लाइन में एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये हमारे देश की बुनियाद है। ये न सिर्फ देश के 2 आधिकारिक नाम तय करती है, बल्कि इसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को भी डिफाइन करती है। अच्छा, यहाँ पर जो यूनियन ऑफ स्टेट्स या राज्यों का संघ शब्द है ना, वो बहुत दिलचस्प है। हमारे संविधान बनाने वालों ने जानबूझकर फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? क्योंकि भारत किसी एग्रीमेंट का नतीजा नहीं है कि राज्य एक साथ आए और देश बना लिया, नहीं। और इसीलिए किसी भी राज्य को इस संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ये एक अटूट, एक इनडिविजिबल यूनिट है। तो इस संघ में आखिर आता क्या क्या है? आर्टिकल इसे 3 कैटेगरी में बताता है। पहली, हमारे राज्य जैसे उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। दूसरी, यूनियन टेरिटरीज जैसे दिल्ली। और तीसरी, कोई भी ऐसा इलाका जो भविष्य में भारत सरकार हासिल कर सकती है। ठीक है, तो अब हम ये जान गए कि भारत क्या है। अगला सवाल ये है कि क्या भारत और बड़ा हो सकता है? इसका जवाब हमें मिलता है आर्टिकल 2 में। ये आर्टिकल हमारी संसद को इंडियन यूनियन को एक्सपैंड करने यानी उसका विस्तार करने की शक्ति देता है। एकदम सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये आर्टिकल उन नए इलाकों या राज्यों को भारत में शामिल करने के बारे में है जो पहले हमारे देश का हिस्सा नहीं थे। मतलब ये भारत की सीमाओं को लीगली बाहर की तरफ बढ़ाने का एक तरीका है। और हाँ, ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है, इसका असल में इस्तेमाल हुआ है। 1975 में सिक्किम इसी आर्टिकल के प्रोविजन के तहत भारत का एक राज्य बना था। तो ये आर्टिकल 2 की पावर का एक परफेक्ट रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। अब आते हैं असली गेम चेंजर पर, आर्टिकल 3। अगर आर्टिकल 2 बाहर की तरफ देखता है तो आर्टिकल 3 देश के अंदर की सीमाओं को बदलने की जबरदस्त पावर देता है। शायद ये इस पार्ट का सबसे शक्तिशाली और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला आर्टिकल है। तो संसद आखिर कर क्या कह सकती है इसके तहत? वो एक नया राज्य बना सकती है, किसी भी राज्य का एरिया बढ़ा या घटा सकती है, किसी राज्य की बाउंड्री बदल सकती है और यहां तक कि किसी राज्य का नाम भी बदल सकती है। ये भारत के अंदरूनी नक्शे को पूरी तरह से रीड्रॉ करने की एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसका सबसे ताज़ा और बड़ा उदाहरण हम सबने देखा है 2014 में तेलंगाना का बनना, जिसे आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था। ये आर्टिकल 3 को एक्शन में देखने जैसा था। लेकिन ये होता कैसे है? इसका प्रोसीजर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, सबसे पहले तो ऐसा कोई भी बिल सिर्फ प्रेसिडेंट की सिफारिश पर ही लाया जा सकता है। फिर उस बिल को जिस राज्य पर असर पड़ रहा है उसकी विधानसभा को भेजा जाता है उनकी राय जानने के लिए। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है, संसद उस राज्य की राय मानने के लिए बिल्कुल भी मजबूर नहीं है। मतलब फाइनल फैसला सिर्फ और सिर्फ संसद का ही होता है। तो अब हम आते हैं आखिरी और सबसे सरप्राइजिंग हिस्से पर, आर्टिकल 4। यही वो आर्टिकल है जिसमें एक ऐसा सीक्रेट छिपा है जो आर्टिकल 2 और 3 की शक्तियों को इतना आसान और अनोखा बना देता है। इस सीक्रेट को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि नॉर्मली संविधान को कैसे बदला जाता है। इसके लिए है आर्टिकल 368, जिसके तहत संविधान में कोई भी बदलाव करने के लिए एक मुश्किल प्रक्रिया होती है।
इसमें संसद में स्पेशल मेजॉरिटी यानी विशेष बहुमत चाहिए होता है, जो हासिल करना आसान काम नहीं है। और यहीं पर आर्टिकल 4 अपना असली कमाल दिखाता है। ये साफ साफ कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत किए गए बदलाव, मतलब नए राज्य बनाना या सीमाओं को बदलना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स माने ही नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इतने बड़े बड़े बदलाव सिर्फ एक सिंपल मेजॉरिटी से पास किए जा सकते हैं, जैसे कोई आम कानून पास होता है। कोई स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत ही नहीं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? भारत को अक्सर एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स कहा जाता है, यानी विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। मतलब संघ को तो कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन संसद राज्यों को, उनकी सीमाओं को जब चाहे जैसे चाहे बदल सकती है। भारत के नक्शे का फाइनल कंट्रोल संसद के हाथों में है, और इस प्रोसेस को जानबूझकर आसान और फ्लेक्सिबल रखा गया है। ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। संसद की ये इतनी विशाल शक्ति भारत में सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर के बैलेंस के बारे में आखिर क्या बताती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।